अपन क्या है, गेटेड कॉलोनियों को फुल्ली डेवलप करके और शानदार तरीके से फिर सेल करते हैं, जो कि पूरी सेफ रहती है। पहले क्या रहता था, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई कॉलोनी डेवलप हुई और उसके ऊपर जेडीए ने कार्रवाई कर दी। जेडीए कार्रवाई कब करता था, जैसे कि मान के चलो कि आप 4 से 5 भाइयों का लैंड है, वो उसमें से किसी एक भाई ने उस लैंड को काट दिया। जैसे 100 बीघा लैंड है तो 25 बीघा लैंड काट दी। अब उसका तकाशनामा नहीं हो रखा था। अब तकाशनामा नहीं हो रखा था तो दूसरे भाई ने क्या किया, जेडीए में शिकायत कर दी। और फिर उसके बाद में अगर वो नहीं भी टूट रही होगी तो पहले जेडी आके उसको तोड़ेगा, ध्वस्त करेगा। कारण ये है कि वो एक तरह से विवादित जमीन है। इसीलिए अब कई लोग आपने सुना होगा कि नहीं सर, जेडीए ने उन कॉलोनियों को तोड़ दिया, उन कॉलोनियों पे बुलडोजर चला दिए, सेफ नहीं है सोसाइटी। लोग बोलते हैं कि सोसाइटी सेफ नहीं है, लेकिन आप खुद ये देखिए कि 80% जो जयपुर है अपना सोसाइटी पे बसा हुआ है। मतलब जो जेडी अप्रूव्ड प्लॉट है वो तो मात्र अपने कितने 20%, वो तो अपने 20% ही है। बाकी के जो प्लॉट है वो क्या है, सोसाइटी अप्रूव्ड है। सोसाइटी अप्रूव्ड क्या होता है कि जैसे कि अपन ने कोई लैंड खरीदी, लैंड खरीदने के बाद में उसको सोसाइटी को सरेंडर किया, सोसाइटी से उससे पट्टे बनवाए। जो सोसाइटियां रहती है वो भी रजिस्टर्ड रहती है जेडीए के अंदर। कुछ ब्लैक लिस्टेड सोसाइटियां थी जिन्हें अब बाहर कर दिया गया है, उनके साथ अब काम नहीं करते हैं रियल एस्टेट वाले। जैसे कि पहले आपने देखा होगा बैक डेट के पट्टे बन जाते थे कि आज का जो पट्टा है उस डेट का न बन के जैसे कि 2015 का बन गया या 16 का बन गया, तो उसके अंदर कई सारे घपले होने के चांसेस रहते थे। लेकिन आज क्या रहता है कि फ्रेश और करंट डेट के पट्टे मिलते हैं। पहला जो पट्टा रहेगा आप ही के नाम पे रहेगा, उससे पहले वो किसी और के नाम पे नहीं निकला रहेगा, तो करंट और फ्रेश डेट का वो पट्टा बन गया। तो वो सेफ सोसाइटियाँ रहती है। साथ ही के साथ आप सारी चीज़ें चेक करें कि उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो 4-5 भाइयों की जमीन थी या विवादित जमीन थी और उसके बाद उसको सरेंडर करके फिर काटा गया है, तो वहां पे तो वो विवादित रहेगी और उसके ऊपर जेडीए कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो सोसाइटी भी सेफ है, लेकिन अपन को देख कर लेना चाहिए। अभी के जो ग्रुप है, बड़े ग्रुप जो ऑलरेडी, कभी भी आप प्लॉट लें तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, या कभी भी काम करे किसी ग्रुप के साथ, तो पहले उसने कितनी तो सोसाइटियां काट रखी है, कितनी जेडीए कॉलोनियां काट रखी है। उसके बाद में पहले की किसी सोसाइटी के अंदर कोई विवाद तो नहीं है, क्या पहले जो सोसाइटियां काटी थी उनके अंदर बसावट हुई तो उसमें कोई विवादित जमीन या फिर कोई विवाद तो बीच में नहीं आ गया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना? सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो जेडीए के जो अप्रूव्ड सोसाइटी होती है वो कितने बीघा की टाउनशिप मानी जाती है? तो इसका क्वेश्चन ये है कि जेडीए कितने बीघा को अप्रूव करता है और कितने को नहीं करता है। देखो, ये चीजें डिपेंड करती है कि आपने कौन से जोन के अंदर उस लैंड को काटा है। जैसे कि दो तरह के लैंड होते हैं, एक U1 जोन होता है और एक U2 जोन होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो डिग्गी रोड के अंदर या फिर डिग्गी रोड के बाहर का एरिया भी U1 जोन है। और अगर आप रिंग रोड के अंदर का जोन देखोगे तो वो U1 जोन है, और रिंग रोड के बाहर का जो जोन है वो कौन सा है, U2 जोन है। तो U2 जोन में आपको किसी भी लैंड को अप्रूव करवाने के लिए मिनिमम 40 बीघा का रिक्वायरमेंट है। और अंदर का है तो अंदर है तो ये मान के चलिए कि सिंगल कॉलोनी भी वहां पे जेडी अप्रूव हो जाएगी, चाहे वो 1 बीघा में ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब रिंग रोड के अंदर जितनी भी वो जेडीए में मानी हाँ, आप उसको जेडीए के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। कॉलोनी की फाइल लगती है जेडीए के अंदर। जैसे मान के चलिए कि पहले कभी वो सोसाइटी के अंदर कट रखे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के जो भी प्लॉट कटे हुए हैं वो सोसाइटी के अंदर कटे हुए हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि कॉलोनी का कैंप लगता है, कैंप के अंदर जितने भी वहां पे घर है उनकी फाइल लगती है जेडीए के अंदर, और फिर उसके बाद में जेडीए के कुछ चार्जेस होते हैं वो अपन पे करते हैं, और उसके बाद में वो लैंड जेडीए अप्रूव हो जाती है। और अगर U2 जोन के अंदर है तो U2 जोन के अंदर सिंगल कॉलोनी को जेडीए जो है अप्रूव नहीं करेगा, बस शर्त है कि वो जो लैंड है वो 40 बीघा से ऊपर की लैंड होनी चाहिए। हाँ। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आसपास की सोसाइटी जेडीए है और हमारी सोसाइटी पट्टे में है, तो वो भी जेडीए के नहीं? डिपेंड ये करता है कि क्या वो सेम बिल्डर ने काटी है नहीं काटी है। दूसरी चीज ये है कि उसकी साइज क्या है। अगर वो जैसे कम साइज के अंदर है तब तो फिर वो जब U1 जोन में आ जाएगी ना, उसके बाद ही अर्बन 1 और अर्बन 2 शहरी क्षेत्र होता है ना, शहरी 1 क्षेत्र, शहरी 2 क्षेत्र, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अर्बन 1 जोन में आ जाएगी जब वहाँ पे बस आउट हो जाएगी, अच्छी खासी सड़कें डेवलप हो जाएंगी, तो उसके बाद वो U1 जोन के अंदर आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में आप सिंगल कॉलोनी वहाँ पे जेडी अप्रूव करवा सकते हैं। ये रिंग रोड के बाहर की बता रहा ये रिंग रोड के बाहर की मैं बता रहा हूँ आपसे, जो U2 जोन के अंदर है। ठीक है। एग्रीमेंट वैल्यू वो होता है, जैसे कि मान के चलो सुबह बातचीत चल रही थी, किसी प्लॉट का एग्रीमेंट वैल्यू 5 लाख रुपए है, किसी का 20 लाख रुपए है। रेट वहां पे जो चल रही है वो 26 लाख रुपए की चल रही है 100 वर्गज की। मतलब 100 वर्गज की अगर 26,000 की रेट चल रही है तो 26 लाख रुपए का 26 लाख का वो प्लॉट हो गया।
अब 26 लाख में जैसे कि किसी प्लॉट की एग्रीमेंट वैल्यू 20,000 तक अपन ले रहे हैं, तो कोई भी बैंक जो है ये एग्रीमेंट वैल्यू देता कौन है? एग्रीमेंट वैल्यू जो डिसाइड करता है, एक तो डेवलपर होता है, साथ ही के साथ उस एरिया की एक्चुअल में डीएलसी रेट क्या चल रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक चीज़ समझो आप कि कोई प्लॉट है 100 वर्ग गज का 26 लाख रुपए का, उसकी जो एग्रीमेंट वैल्यू आएगी वो 20 लाख रुपए आएगी, मतलब 20,000 तक अपन एग्रीमेंट वैल्यू दे सकते हैं। मतलब एक तरह से जो 20,000 रुपए तक का पैसा है अपन वाइट चेक के जरिए उसको लेंगे, जो रजिस्ट्री होगी या फिर जो पट्टा मिलेगा वो 20 लाख रुपए का मिलेगा। मतलब आपका प्लॉट कितने रुपए का हो गया, एक तरह से 20 का 20 लाख रुपए का हो गया, और बाकी के जो 6 लाख रुपए आपने दिए हैं वो बी पार्ट दिया, एक तरह से वो ब्लैक मनी दिया है। तो वो लोन में कराएंगे तो राइट में जो 6 लाख रुपए उसका लोन नहीं होगा, जो 20 लाख रुपए तक की वैल्यू है उसका लोन हो जाएगा। गवर्नमेंट को कितना पता है कि ये प्लॉट 20 लाख ये 20 लाख रुपए का है। अब जैसे कि कई लोग बोल रहे थे कि वहां पे कई प्लॉट है जिनकी डीएलसी रेट 5 लाख रुपए है या 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए किसी भी कॉलोनी में। तो 5 लाख रुपए इसलिए है क्योंकि आज के जब 10 साल पहले या 5 साल पहले उन्होंने प्लॉट लिया था, तो वहां पे उस समय अभी 20 लाख रुपए दे रहे हैं ना अपन 100 वर्ग गज के प्लॉट के, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 26 लाख है। उस टाइम पे उस प्लॉट की जब कभी रेट चल रही होगी लगभग 10,000 के आसपास, तब उस टाइम पे उस प्लॉट के दिए गए थे 5 लाख रुपए व्हाइट में और 5 लाख रुपए ही ब्लैक के अंदर, जो बी पार्ट अपन बोलते हैं एक तरह से। तो अब अगर वो 5 लाख से ऊपर का लेता है पेमेंट, तो फिर उसे एप्रिसिएशन वैल्यू दिखाना रहेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो इसीलिए कई प्लॉट ऐसे होते हैं जिनमें कैश ज्यादा जाता है और ए पार्ट कम जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपने उस टाइम पे अगर किसी ने प्लॉट खरीदा हुआ होगा और उससे अगर आज आप प्लॉट खरीदोगे, तो एक प्लॉट में तो आप 20 लाख रुपए व्हाइट पैसा दे रहे हैं, ए पार्ट दे रहे हैं, डीएलसी का जो चार्जेस है वो 20 लाख रुपए दे रहे हैं। वहीं पे ही वो एक्चुअल में जो प्लॉट है जो 26 लाख रुपए का आप खरीद रहे हो, उसकी डीएलसी वैल्यू या फिर एग्रीमेंट वैल्यू जो हो जाएगी 5,000 रुपए हो जाएगी प्रति वर्ग गज। मतलब 5 लाख रुपए का गवर्नमेंट की नजर में वो प्लॉट हो गया। समझिए, ये चीज है। और बाकी के जो 21 लाख रुपए हैं वो दोगे आप कैश के अंदर। तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं आएगा क्योंकि वो कैश है ना, उसका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ।